नमस्कार आप सबको। आज क्लास 10th का सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड का आईटी 402 जो कोड है सिलेबस का डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, इसका यूनिट 1 का सेशन 2 है हमारा। इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस यूजिंग लिब्रे ऑफिस, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये जो है आपका पार्ट 2 की वीडियो है। पार्ट 1 जो है इसका, जिसमें हमने इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस का टूल बार कैसे वर्क करता है, उसके फ़िल्टर्स कैसे काम करते हैं, उन सब पे डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम ड्राइंग टूल बार को डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल से नए हैं, अभी आपको इसमें इंग्लिश के लाइंस दिखने को मिलेंगी। इसमें हिंदी के नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं पहले से ही। तो क्वेश्चन आंसर के रूप में जो हिंदी के नोट्स हैं, थ्योरी के रूप में जो आपको करना है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। और जो नए हैं उनके लिए बता दूं कि ये जो अब वीडियोस हैं ये प्रैक्टिकल पे ज़्यादा कंसर्न करेंगे। इससे पहले जब भी हमने डिस्कस किया तो थ्योरी ही डिस्कस किया है। तो अब प्रैक्टिकल के ज़रिए थ्योरी के ऊपर भी फोकस किया जाएगा। जिनको पता है उनकी रिवीजन हो जाएगी, जिनको नहीं पता वो अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में नोट्स देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था इमेज टूल बार। अब नेक्स्ट इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्राइंग टूल बार। अब ड्राइंग टूल बार किन पे यूज़ होगा? ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ होगा। ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऐसे इमेजेस जिसे आप क्रिएट करते हो, जिसे आप बनाते हो, कोई बॉक्स लेकर या सर्कल लेकर या कोई ट्राइंगल लेकर, इन सब के जोड़ से, या कोई डायग्राम जैसे आपको चित्र देखने को मिलते हैं बुक में। तो ऐसी चीज़ों को जिससे आप खुद बनाते हो डिजिटल और फिजिकल रूप में, तो वो आपके ड्राइंग इमेजेस होते हैं। ठीक, इसमें बहुत सारी शेप्स हैं हमारी, पूरा का पूरा एक टूल बार है। तो वैसे तो जब आप एक नया पेज लिब्रे ऑफिस राइटर का ओपन करते हो तो ड्राइंग टूल बार पेज के नीचे आपको दिखाई देता है। पर अगर नहीं दिखाई दे तो बहुत इजी है। जितने भी टूल बार्स हैं वो व्यू मेन्यू में होते हैं। जो आपका व्यू मेन्यू है उसके आप टूल बार्स में जाओगे और उसके ड्राइंग पे टिक कर दोगे। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी आप लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करोगे तो आपको ड्राइंग टूल बार आपके पेज के निचली तरफ बॉटम में दिखाई देगा। देखिए, ऐसे व्यू में जाना है, टूल बार्स में जाना है और ड्राइंग में जाना है। ठीक, अब जब आप ड्राइंग में जाएंगे, जब आप इस टूल बार को सिलेक्ट करोगे तो पेपर के नीचे आपको दिखाई देगा कि ये आपके सारे ड्राइंग टूल बार्स हैं। 17 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सबके अपने अपने रोल हैं। इसमें जो पहला है जिसको एरो से डिनोट करता है, ये सेलेक्ट करने के काम आता है। दूसरा लाइंस, फॉर्म ऑफ लाइंस होती हैं। तीसरा रेक्टेंगल बनाता है। चौथा इलिप्स है, इलिप्स में फॉर्म ऑफ सर्कल्स हैं, सर्कल को आप ओवल बना सकते हो, इलिप्स बना सकते हो। फिफ्थ आपका फ्री फॉर्म लाइन है, ये पेंसिल के रूप में आपको मिलेगा। आप जैसे ड्रॉ करना चाहो वैसे ड्रॉ कर सकते हो, जैसे एक पेपर पे ड्रॉ करते हो। सिक्स्थ आपका टेक्स्ट है, कुछ भी लिखना हो एक टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड हो जाएगा। सेवेंथ आपका कॉल आउट्स हैं, इन्हें कॉल आउट्स बोलते हैं। ये भी कॉल आउट है और 12 नंबर वाला भी कॉल आउट है। बस ये सर्कल वाले इमेजेस इसमें दिखाई देंगी, इसमें स्क्वायर के। इसमें और भी ऑप्शंस हैं। ये जब ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है साथ में तो इसका मतलब होता है कि इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। ऐसी सेम इमेजेस आपको और भी देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिकली कमेंट्स लिखना हो तो इनका यूज़ करते हैं, या ऐसे कोई आपने इमेज बनाई उसके ऊपर वो सोच रहा है तो आप इसको डाल सकते हो। ठीक, एट्थ आपका है बेसिक शेप्स, इसमें सारी आपकी बेसिक शेप्स आती हैं। नाइन्थ आपका सिंबल शेप्स हैं, जैसे सिंबल इमोजीज होते हैं, या कोई बिल्डिंग हो गया, कोई कुछ और जो चीज़ें फ्रेम्स हो गई, ये आपके सिंबल शेप्स में मिलते हैं। टेंथ आपको ब्लॉक एरोज़ मिलते हैं, एरोज़ की फॉर्म मिलती है, अलग अलग तरीके के जो एरोज़ होते हैं फ्लो चार्ट में यूज़ होते हैं। 11th में आपको कंप्लीट फ्लो चार्ट के सिंबल्स मिलते हैं। फ्लो चार्ट जो है वो क्लास 11th में आप और अच्छे से समझोगे जब आप पाइथन पढ़ोगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा को जब हम लिखते हैं एल्गोरिथम से पहले, तो एल्गोरिथम लिखने के बाद सॉरी, उसे फ्लो चार्ट के रूप में बताया जाता है। इसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। जैसे कोई कोई चीज़ आपको बतानी है, आप उसको लिख कर ना बताकर चित्र के द्वारा बताइए, तो वो आपका ड्राइंग टूल बार्स यूज़ करके बनेगा। ठीक है, 11th आपको मैंने 12th आपको मैंने बता दिया। 13th आपकी स्टार शेप्स हैं अलग अलग टाइप की। 14 पॉइंट्स हैं। 15th में आपका फॉन्ट वर्क गैलरी है। 16th आपका फ्रॉम फाइल है, मतलब जब आपको टूल बार नहीं देखने को मिले तो आप यहाँ से, ये आपको आपके शॉर्टकट टूल्स में अवेलेबल होता है, आप यहाँ पे क्लिक करके भी ड्राइंग टूल बार ला सकते हो। ये मैं आपको करके दिखाऊंगी सारा। 17th आपका एक्सट्रूशन ऑन एंड ऑफ है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही दिखा देती हूँ आपके राइटर डॉक्यूमेंट्स में कि ये ड्राइंग टूल बार कहाँ कहाँ से आप देख सकते हो। ये आपका लिब्रे ऑफिस है।
इसके आप राइटर डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जैसे आप गए आपको देखो अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, हमारा ड्राइंग टूल बार सेलेक्ट नहीं हुआ है। अब इसके करने के दो फॉर्म्स हैं, या तो हम व्यू में जाकर, कहाँ जाते हैं हम, टूल्स में जाते हैं, टूल्स में ड्राइंग पे जाएंगे, तो ये आपका ये ड्राइंग टूल बार आ गया। ये 17 वही पॉइंट्स हैं जो अभी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा एक और तरीका है, आप यहाँ से भी देख सकते हो, आपके ड्राइंग फंक्शंस यहाँ से भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, तो दो तरीके से आप अपने ड्राइंग टूल बार को देख सकते हो। ठीक, ये देखिए यही बताया आपको, सेलेक्ट लाइंस, ऐसे ही अब ये बेसिक शेप्स हैं, तो अब आप इस पर क्लिक करोगे तो और अलग तरह के शेप्स दिखेंगी। इमोजीज हैं आपको, और हार्ट हो गया, सन, मून, क्लाउड्स, ये देखने को मिलेंगे। ब्लॉक एरोज़ में एरोज़ की जो फॉर्म होती है वो देखने को मिलेगी। स्टार्स में विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के स्टार्स और भी जो इमेजेस हैं वो देखने को मिलेंगी। ये आपका फ्लो चार्ट था, फ्लो चार्ट में जो भी सिंबल्स यूज़ होते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन सब का यूज़ करके हम अपने ड्राइंग्स को बना सकते हैं और इन्हें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे बनाओगे। ठीक है, ड्राइंग टूल बार होता क्या हमने डिस्कस कर लिया, अब ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनेंगे कैसे। तो पहले ये पॉइंट्स देख लीजिए, फिर आपको सेम इसी को ही करके दिखाती हूँ। स्टेप 1 क्या है, आप कर्सर को वहाँ प्लेस करोगे डॉक्यूमेंट पे, उस जगह पे अपने दस्तावेज के वहाँ कर्सर को रखोगे जहाँ आपको ड्राइंग बनानी है। फिर आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे टूल को फ्रॉम ड्राइंग टूल बार, ड्राइंग टूल बार में से जो भी आपको शेप लेनी है उस टूल को आप सेलेक्ट कर लोगे। थर्ड स्टेप में आप पॉइंटर को डॉक्यूमेंट की उस जगह पे लेके जाओगे जहां आपको इमेज दिखनी चाहिए, और फिर माउस की हेल्प से क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो आपकी जो इमेज है, जो आपकी ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, वो क्रिएट हो जाएगा। स्टेप 4 में आप माउस बटन को रिलीज करोगे, मतलब छोड़ दोगे माउस बटन को, तो जैसे ही आप छोड़ोगे, जहाँ छोड़ोगे वो माउस का जितना भी आपने उसको ड्रैग किया होगा उतनी इमेज आपको दिखाई दे जाएगी। और सेम आप यही काम कर सकते हो और एन अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ इमेज को बनाने के लिए। स्टेप 5 में अब आपका जो एरो है वो उसी को ही सेलेक्ट करेगा, उसके बाद आप कर्सर को जहाँ जहाँ क्लिक करोगे वही सेम इमेज क्लिक होती रहेगी। तो उससे बाहर आने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप एस्केप की दबा के आ सकते हो, या आप उसी सेम टूल को सेलेक्ट कर सकते हो, तो वो ऑफ हो जाएगा और आप अपनी इमेजेस को ड्रॉ कर सकोगे। ठीक, अब ये सेम सारे स्टेप्स मैं आपको करके दिखाती हूँ, एक एक स्लाइड के हिसाब से हम चलेंगे। ये आपका लिब्रे ऑफिस है। ठीक, अब इसमें हम इमेज ले लेते हैं, सपोज़ हम स्क्वायर लेते हैं। ठीक, आपने इसको सेलेक्ट किया, ये आपका हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ऐसे किया। स्टेप 1 में हमने क्या किया, पहले हमने अपना कर्सर वहाँ, देखिए वैसे डिलीट करके स्टेप रिपीट करते हो, ये आपका है। अब हम पहले कर्सर को वहाँ लेके जाएंगे जहाँ हमें इसको डालना है। अब ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इसे एस्केप नहीं किया था। ठीक है, इसीलिए ये सेम आया। अब ये मेरा नया डॉक्यूमेंट है, मैंने यहाँ पे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। अब मैं कर्सर को वहाँ लेके जाऊँगी जहाँ मुझे ड्राइंग को प्लेस करना है। ठीक, फिर माउस से मैं टूल को सिलेक्ट कर लूँगी स्टेप 2 में। सिलेक्ट करने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा, मैं माउस को क्लिक करूँगी और ड्रैग करूँगी, जितना मैं इसे ड्रैग करूँगी उतनी बड़ी मेरी इमेज आएगी। स्टेप 4 में मैं उसे रिलीज़ कर दूँगी, रिलीज़ करते ही इमेज आ जाएगी। इमेज ऊपर क्यों शिफ्ट हो गई, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ था, है ना, तभी इमेज यहाँ आ गई। ठीक, ये आपका था ड्राइंग। अब नेक्स्ट जो आपको टॉपिक देखने को मिलेगा, हम इसमें अभी कर लेते हैं। आपकी ये है ड्राइंग प्रॉपर्टीज़, ये दो चीज़ें। अब ये जो हमने ड्राइंग की है, जब भी हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो उसकी बाउंड्री बनाते हैं। ये वाली जो चीज़ है ये बाउंड्री है। देखिए इसमें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप ऐसे डॉटेड बना सकते हो, ऐसे और डॉटेड बना सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। ठीक, और अगर हमें सिंपल लाइन ही चाहिए तो हम इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं, मतलब इसको चौड़ा कर सकते हैं। अभी तो ये दिख नहीं रही है इतना, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये इसकी कोई बाउंड्री भी है, तो मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू को बदल दूँगी। ठीक, मोटा हो गया आपका, ये बाउंड्रीज हैवी हो गई, आपको दिख रही हैं। अब मैंने इसे कलर सेलेक्ट कर लिया रेड, अंदर का कलर जो है वो यहाँ से चेंज होता है, मैंने इसका कलर किया लाइट येलो, ये आपकी इमेज आ गई। अब दोबारा से आ गई क्योंकि मेरा माउस सेम वर्क कर रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से जाके इसके ऊपर दोबारा से क्लिक करूँगी, तो अब ये मेरा माउस सिंपल हो गया। मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ ये सेम फिगर नहीं आएगी। ठीक है, अब ये वाला जो था, ये जो ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ थी, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक था, ये हो गया। नेक्स्ट था सेटिंग और चेंजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ये आपको यहाँ पे भी सारे डायग्राम्स के थ्रू ही आपको पता लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हो।
अब ये आपकी प्रॉपर्टीज़ थी, एक लाइन वाली और एक कलर फिल करने वाली, है ना। स्टेप 1 में हमने क्या किया, ड्राइंग टूल बार पे गए, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया जो हमें बनाना है। स्टेप 2 में हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ टूल बार से हमने उस आइकन पे क्लिक किया। स्टेप 3 से हमने वैल्यू को चेंज किया, ऊपर हमने वैल्यू बदली थी तभी वो लाइन मोटी हुई थी। और स्टेप 4 में क्या आएगा, दूसरा और तीसरा स्टेप हम तब तक करेंगे जब तक हमें जैसा हमें इमेज चाहिए वैसा नहीं मिल जाता। ठीक, मैं उस बाउंड्री को रेड के बदले ब्लैक भी कर सकती थी, ग्रीन भी कर सकती थी, अंदर के कलर बार बार चेंज कर सकती थी, जो मुझे अच्छा लगे मैं उसे चूज़ कर सकती थी। तो ये आपका यहाँ तक हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है रीसाइजिंग एन ऑब्जेक्ट। रीसाइजिंग का मतलब है, अब जो मैंने एक सर्कल बनाया है मुझे उसका साइज़ बदलना है ना। अभी तो वो आपको पूरे पेज पे दिख रहा है तो हमने छोटा बड़ा कैसे भी ले लिया, पर अगर मुझे ये किसी टेक्स्ट के साथ लिखना हो या मुझे और इसके साथ 2-3 इमेजेस और डालने हो तो मुझे इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज करने के लिए जो भी एक ड्राइंग टूल बार ड्राइंग ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर 8 हैंडल्स आते हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है 8 हैंडल्स। 4 तो कॉर्नर्स के होते हैं और 4 एजेस के होते हैं। इन कॉर्नर्स और एजेस को आप जब हिलाओगे, इन्हें शिफ्ट करोगे तो आप अपने जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज़ है उसे बदल सकते हो। ठीक, तो ये 1 नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि कितने हैंडल्स होते हैं। 8 हैंडल्स होते हैं इन टोटल, जिसमें से जो 4 हैंडल्स हैं वो कॉर्नर के होते हैं और 4 ही एजेस पे होते हैं। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये था हमारा सर्कल, देखिए आपने क्लिक किया, ये क्या है, ये कॉर्नर हैंडल्स है। 1 2 3 4, ये आपके एजेस हैं। एजेस क्या होते हैं, जो दो कॉर्नर्स को मिलाती हैं उसे एजेस बोलते हैं। ये 1 2 3 और 4। ठीक, अब अगर जब मैं इसको हिलाऊंगी तो मेरी ये इमेज यहाँ से हिली, यहाँ से इसे स्ट्रेच करूँगी, खींचूंगी तो यहाँ से बड़ी हो जाएगी। ये तो थी कॉर्नर्स की बात, अब ये एजेस हो गई आपके। एजेस को करेंगे तो ये शेप चेंज हो सकती है जब हम एजेस को स्ट्रेच करते हैं, इसको खींचते हैं। सर्कल था, ओवल शेप में आ रहा है। ठीक, अब मेरे को इसको फिर से सेलेक्ट करना है, साइज़ भी चेंज कर दिया मैंने। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकती हूँ चाहूँ तो, है ना। मैं अब इसको ऑरेंज कलर देना चाहती हूँ और बैकग्राउंड में मुझे मजेंटा देना है। ठीक हो गया, तो ये क्या हुआ, साइज़ रीसाइज़ हुआ। अब ये जो आपको एरो दिख रहा है चारों एरोज़ वाला, इससे आप पोजीशन चेंज कर सकते हो। यहाँ है, अगर मुझे इसे पूरे को हिलाना है बिना इसको स्ट्रेच किए, बिना इसका चौड़ाई लंबाई को बदलाव किए, तो मैं इसे ऐसे इस एरो की मदद से ला सकती हूँ। मैं जहाँ इसे छोड़ूंगी, माउस को जहाँ भी रिलीज़ करूँगी वहीं पे ये पेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये था आपका, हो गया आपका। नेक्स्ट है ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई के लिए भी और हरियाणा बोर्ड के लिए भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आपको एक ही मतलब टूल्स हैं, जो ड्राइंग हैं जो भी आप बना रहे हो, सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, एलिप्स, स्टार, जो भी कुछ बना रहे हो, आपको उसको एक ही सिंगल एंटिटी बनाना है। मतलब 4 ड्राइंग्स मैंने बनाई, अब चारों अलग अलग ही होंगी। अगर हम उस पर क्लिक करेंगे हमें चारों पे 8-8 हैंडल्स देखने को मिलेंगे, पर मैं चाहती हूँ ये पूरा एक ही दिखे, पूरा एक डायग्राम में बना दूँ और पूरा वो डायग्राम ही मैं इधर उधर हिलाऊँ उसको, है ना। तो उस चीज़ को करने के लिए हम ग्रुपिंग करते हैं। तो वंस ग्रुप्ड ऑल शेप्स बिलोंग्स टू दैट ग्रुप, जब भी हम उसको ग्रुप कर देते हैं फिर सारी जो शेप्स हैं उसी ग्रुप की बन जाती है। ठीक, तो ग्रुप करने के लिए 4 तरह के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला है आपका ग्रुप ही करना, जब तक ये ऑप्शन नहीं होगा इन तीनों ऑप्शन को आप काम नहीं में ले सकते हो, आप ये काम में नहीं होंगे, ये हाईलाइट ही नहीं होंगे काम करने के लिए। ठीक, जैसे ही ग्रुप बन जाएगा तो आपका अनग्रुप और एंटर ग्रुप आ जाएंगे। अनग्रुप आप करोगे तो फिर से आपका जो है ये आपको कुछ भी नहीं दिखेगा कि आप इसके ऊपर कोई और कुछ कर सकते हो। ठीक, अब ग्रुप क्या होता है, आपने बहुत सारे टूल्स लिए, इमेज बनाई, ड्राइंग की और आपने उसे इकट्ठा ग्रुप कर दिया। अनग्रुप क्या होगा, उसको दोबारा से अनग्रुप कर देगा, वो सिंगल सिंगल एंटिटी बन जाएगी, एक एक फिगर बन जाएगी। एंटर ग्रुप का क्या मतलब हुआ कि एक ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, अब मुझे उसमें एक डब्बा और डालना है, मेरे को वो डायग्राम सही नहीं लग रहा, तो मैं एंटर ग्रुप के ज़रिए डाल सकती हूँ। एग्जिट ग्रुप में जो मैंने आखिरी में डाला है वो अगर मैं एग्जिट करूँगी तो वो आखिरी वाला एग्जिट हो जाएगा। ठीक, तो इस चारों को अब हम करके देखते हैं। राइटर ओपन करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। 3-4 इमेजेस बनाते हैं ताकि हमारे को अच्छे से ग्रुप करना आ जाए। ठीक है, एक हमने ये इमेज ली, एक हमने सर्कल ले लिया, ठीक, एक हमने ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, अब थोड़ा प्रॉपर्टीज़ में इसके चेंजेस लेके आते हैं।
ये वाले में हमने कलर दिया बाउंड्री को, अभी विजिबल नहीं हो रहा क्योंकि बाउंड्री छोटी है ना। और अंदर हम इसको कलर दे देते हैं येलो। ये वाले को हम बाउंड्री कलर देते हैं ब्लैक। भी विजिबिलिटी नहीं है, विजिबल हो गया है। अब इसके अंदर हम कलर देते हैं सपोज लाइट रेड। और ये वाला जो है इसकी भी विजिबिलिटी थोड़ी करते हैं, इसको हम मैजेंटा और अंदर का कलर हम ये एक लाइट रेड दे देते हैं। ठीक है, ये है आपका। अब ऐसे आप देखो तो ये सिंगल एंटिटी है, आप इसे हिला रहे हो है ना, ऐसे आप इसको कर सकते हो। पर ग्रुपिंग का क्या मतलब है कि आप इसको इकट्ठा, जब आप इसको करो तो ये इकट्ठा हिले है ना। इसको थोड़ा थोड़ा हम लूज कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कैसे करोगे ग्रुपिंग, पहले आप इस इमेज को सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट किया आपने, फिर फॉर्मेट में जाएंगे। किसी भी तरह का बदलाव, आपने कोई चीज़ कर लिया और फिर आपको उसमें बदलाव करना है तो वो हमेशा फॉर्मेट मेन्यू में ही मिलता है, इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मेट में आप गए, सबसे लास्ट में है ग्रुप शेप्स। देखिए मैंने कहा था जब तक ग्रुप नहीं करोगे बाकी के जो हैं वो काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले मैंने किया ग्रुप, तो ग्रुप करते ही अब मैं जब इस पर क्लिक करूँगी तो सिंगल 8 हैंडल आया। अब ये एक ही इमेज बन गई। अब हिलेगी तो ये पूरी हिलेगी, ऐसा नहीं कि स्क्वायर अलग हिलेगा सर्कल अलग हिलेगा। ठीक, इसे हम ग्रुपिंग ऑफ इमेज कहते हैं। अब इसी में ही अब दोबारा से इसको सेलेक्ट करते हैं। अब सपोज कीजिए, अब पहले हम ग्रुप इमेज आ गया। अब देखिए ग्रुप करते ही अनग्रुप और एंटर ग्रुप आ गया। अब अनग्रुप अभी नहीं करते हैं, एंटर ग्रुप करके दिखाती हूँ आपको मैं। एंटर ग्रुप में क्या किया हमने, एक और इमेज ले ली। सपोज कीजिए ये वाली ले लेते हैं, इसमें से कोई ये ले लेते हैं। ठीक, अब मैंने इसको यहाँ से बनाया, थोड़ी सुंदर से बनाए। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। ब्राउन ले लेते हैं, अंदर का इसका कलर। ठीक है, हमेशा आ जाता है मेरे से तो। अब ये भी ग्रुप में ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया। अब देखिए पूरा हिल रहा है क्योंकि हमने क्या किया था, एंटर ग्रुप। अब इसके बाद हम जो भी इमेज डालेंगे, अब ये अलग से नहीं कुछ भी डिलीट होगा। अगर डिलीट होगा तो ये पूरा ही डिलीट होगा। ठीक है, अब इसे हम सेलेक्ट करेंगे। अब फिर से हम फॉर्मेट में जाएंगे। ग्रुप शेप्स ऑलरेडी हमारी ग्रुप्ड है। ठीक, अनग्रुप हो गया। अब अनग्रुप करेंगे तो दोबारा से ये जो इमेज है ये सिंगल एंटिटी बन जाएगी। ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये एक्स्ट्रा थी इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो समझ में आ गया ये चारों कैसे काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसके स्टेप्स हैं। ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हमने कैसे किया, सेलेक्ट किया पहले ऑब्जेक्ट को क्लिक कर कर, दूसरा होल्ड किया शिफ्ट की को और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते रहे। ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे आप और सब ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ड्रॉ करके भी कर सकते हो जैसे मैंने किया। स्टेप थर्ड में आपने क्या किया, ग्रुप टूल को सेलेक्ट किया ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ टूल बार में से, या फॉर्मेट ग्रुप से किया। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाता है कई बार कि ग्रुप ऑब्जेक्ट्स हम कहाँ से करते हैं, तो हम फॉर्मेट मेन्यू बार में से ग्रुप चूज़ करके ग्रुप करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस विल ग्रुप द सेलेक्टेड ड्राइंग ऑब्जेक्ट। अब ये प्रोसेस से हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो ग्रुप हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका टॉपिक पोजीशनिंग इमेजेस इन द टेक्स्ट। अब हमने इमेज कैसे बनते हैं ये पढ़ लिया, हमने ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं ये देख लिया। अब इमेज और टेक्स्ट मतलब कुछ भी लिखा हुआ, अब आपको इन दोनों के ऊपर इकट्ठा काम करना है। जैसे आपकी बुक्स होती हैं, जैसे न्यूज़पेपर होता है, एक फ़ोटो लगी होती है साइडों में, उसके मार्जिन्स में लिखा होता है ना, लिखा भी होता है और फोटोज़ भी होती हैं। पूरा न्यूज़पेपर ऐसे ही बनता है। तो वो कैसे होता है, पोजीशनिंग इमेज इन द टेक्स्ट। अब 4 तरह से आप अपने टेक्स्ट और इमेज को पोजीशन कर सकते हो। पहला होता है अरेंजमेंट, दूसरा आपकी एंकरिंग, थर्ड आपका अलाइनमेंट और फोर्थ आपका टेक्स्ट रैपिंग। इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। वेरी लास्ट टॉपिक है ये इस वीडियो का। तो सबसे पहले आपके हैं ये चारों के चारों आपको इसमें मिलेंगे। ये आपका एंकरिंग होता है, ये जो सिंबल है ये एंकरिंग को रेफर करता है। ये आपके टेक्स्ट रैपिंग्स हैं, ये वाला फोर्थ वाला,
ये आपके अलाइनमेंट्स हैं। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपकी 6 और अलाइनमेंट्स खुलती हैं, 3 हॉरिजेंटल होती हैं और 3 वर्टिकल होती हैं। और इसके अलावा आपकी ये 6 जो हैं ये अरेंजमेंट्स हैं कि टेक्स्ट, और ये जो आपको ब्लैक वाले बॉक्स दिख रहे हैं इसमें ये तो लिखा हुआ है सामान, और ये जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है ये आपकी इमेजेस है। तो आपको इनके ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तभी आपको पता चल जाएगा कि इसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले अरेंजमेंट्स देखते हैं। उससे पहले आप 3 तरीक़ों से किसी भी इमेज और टेक्स्ट को पोजीशन कर सकते हो। सबसे पहला फॉर्मेट मेन्यू, जो आपको बताया, फॉर्मेट मेन्यू में ये सब कुछ अवेलेबल है। दूसरा है कंटेक्ट्स मेन्यू। कंटेक्ट्स मेन्यू होता है माउस से जब आप राइट क्लिक करते हो तो पॉपअप मेन्यू जो आता है, जिसे पॉपअप भी बोल देते हैं, उसे कंटेक्ट्स मेन्यू भी बोलते हैं। तो वहाँ से भी आप फॉर्मेट कर सकते हो, वहाँ से भी आप पोजीशनिंग इमेजेस को कर सकते हो। और थर्ड है आपका ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ को, जिससे हम करेंगे, जो आपको अभी ये वाला जो डायग्राम दिखाई है आपकी ड्राइंग प्रॉपर्टीज़ में आपको मिलता है। ठीक है, तो 3 तरीके से आप ये करते हो। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इमेज के अरेंजमेंट्स। इन 6 को हम डिस्कस करेंगे। तो अब ये क्या है, पहला है ब्रिंग टू फ्रंट। ये जो है इसमें क्या होगा कि इमेज तो आगे आ जाएगी, टेक्स्ट उसके पीछे लिखे होंगे या साइडों में होंगे। फॉरवर्ड वन का मतलब क्या होगा कि इमेज को एक लेवल ऊपर ले जाएंगे। अगर कोई और इमेज है तो उसे वो ओवरलैप कर देगी, मतलब उसके ऊपर आधी आ जाएगी। ठीक। बैक वन, सेंड इमेज करेंगे 1 लेवल डाउन इन ओवरलैपिंग इमेज, एक लेवल नीचे आ जाएगी। सेंड टू बैक, प्लेस इमेज एट द बॉटम ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स एंड इमेजेस। ठीक। टू फॉरग्राउंड एंड टू बैकग्राउंड, ये आपको मैं टेक्स्ट के साथ करके दिखाऊंगी, और पहले 4 आप इमेजेस के साथ भी कर सकते हो। कोई 2 इमेज है, आपको उसको भी सही से ओवरलैप करना है तो आप कर सकते हो। राइटर देखेंगे, इसी के ऊपर ही आपको करके दिखाते हैं। इसको सेलेक्ट करती हूँ मैं। अब सबसे पहला मेरा ये है अरेंजमेंट्स, इसमें है ब्रिंग टू फ्रंट। अब ये इमेज सर्कल के पीछे छुपी हुई है, तो अब क्या होगा कि ये जो इमेज है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी ये सामने आ जाएगी, आ गई पूरी इमेज। ठीक। अब सेकंड वाले को देखते हैं। पहले मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने ये वाला सेलेक्ट किया। इसमें है फॉरवर्ड 1, एक साइड पे फॉरवर्ड हो जाए, हो गया। मैं इसके ऊपर भी यही करती हूँ, सपोज फॉरवर्ड 1, ये ऑलरेडी फॉरवर्डेड है तो इसमें कुछ नहीं होगा। ठीक। नेक्स्ट है आपका बैक वन। बैक वन में क्या होगा, अब ये वाला है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया बैक वन, वापस पीछे चला गया। इसको सेलेक्ट किया, मैंने किया बैक वन, यहाँ से हो गया। ठीक। फिर से इसको सेलेक्ट किया, फिर मैंने किया बैक वन, फिर ये इसके पीछे चला गया। ठीक। अब फोर्थ वाले में क्या है, सेंड टू बैक, पीछे चला जाइए। सपोज मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, चला गया। जो ओवरलैप हो रहा था, मतलब जो हिस्सा दूसरे इमेज के ऊपर आ रहा था, उसे ओवरलैपिंग कहते हैं इंग्लिश में, तो वो हिस्सा पीछे चला जाएगा, वो दिख नहीं रहा है। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं ये आप इमेजेस के ऊपर भी लगा सकते हो। कभी आपने कोई 2 इमेजेस आपकी हैं तो आप उसको कैसे करोगे, तो ये 4 ऑप्शंस है। पर ये दोनों हैं, ये टेक्स्ट के साथ ही काम करेंगे। तो इसको कर लेते हैं। आपको बताया था DTF3 जब आप करते हो तो एक ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ की सेटिंग आ जाती है आपके पास। अभी आपकी आ गई। अब हमारी इमेज है उसको भी नई ले लेते हैं, ये इमोजी ले लेते हैं, इसके साथ करेंगे हम। इसका जो कलर है येलो ले लिया हमने। ठीक है। ये है आपका। अब ये मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेती हूँ सेंटर में। अब ये वाला है। ठीक है। इसमें क्या है, टू फोरग्राउंड, मतलब जो आपकी ये ऑब्जेक्ट है ये आगे रहेगा और लिखने वाला इसके पीछे लिखा जाएगा। मैं पहले ये वाला करके दिखाती हूँ, टू बैकग्राउंड। तो ये इमेज पीछे चली गई और लिखने वाला हमारा कुछ भी मिस नहीं हुआ, सब कुछ इसके ऊपर से हमें दिख रहा है। ठीक। अब मैं ये वाला करती, इसको सिलेक्टेड है ऑलरेडी है, ये करती तो इमेज आगे आ गई। ठीक। तो ये आपकी अरेंजमेंट्स होती है टेक्स्ट और इमेज के साथ। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंकरिंग। एंकरिंग जो होता है इसे हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है। तो एंकरिंग जो है वो इमेज और ड्राइंग का एक रेफरेंस पॉइंट होता है। इसको यूज़ करने से जो इमेज है और जो ड्राइंग है वो जगह कम लेती है। एक रेफरेंस पॉइंट रहता है, तो एक ही इमेज को बार बार लेना है, तो ये इमेज में भी डिस्कस किया था हमने अच्छे से। तो एंकरिंग ले तो ज़्यादा बेनिफिट
रहता है। तो अब ये जो एंकरिंग है, आपको इसमें ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं। ये जो एंकरिंग है आप टू पेज पे लगा सकते हो, टू पैराग्राफ लगा सकते हो, टू करेक्टर, या एज एन करेक्टर भी आप एंकरिंग को यूज़ कर सकते हो। एच के बदले मैंने एज एन करेक्टर लिया, एच को सेलेक्ट कर लिया और मैंने उसको कोई इमेज दे दी, तो वो एच जो है वो एच नहीं आके वो इमेज आएगा। तो ये होता है। अब हम इसको डिस्कस करेंगे। राइटर विंडो ओपन करेंगे, ये हमारा बना हुआ था। ठीक, देखिए अब ये जो इमेज यहाँ आई, इसका एंकरिंग रेफरेंस ये रहा, आपको दिखाते, ये दिख रहा है आपका, ये आपका एंकरिंग रेफरेंस है। ठीक, यहाँ पे भी एंकरिंग है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने किया टू पैराग्राफ, अब अभी इसमें एक ही पैराग्राफ है तो अभी नहीं आएगा, एक और पैराग्राफ ले लेते हैं हम। यहाँ पे DTF3, ठीक है, इसको हम यहाँ ले आते हैं। दिख रहा है आपको? अब मैंने सबसे पहले किया एंकरिंग का, थोड़ा सा लाते हैं, एंकरिंग का मैंने किया टू पैराग्राफ। अब ये जो एंकरिंग है ये अकेला काम नहीं करता, ये अलाइनमेंट्स के साथ काम करता है। अब ये जो अलाइनमेंट्स हैं, 6 तरह के अलाइनमेंट्स हैं टेक्स्ट की, ये इमेजेस की। ये इमेज को आप 3 तरीके से हॉरिजेंटली हिला सकते हो और 3 तरीके से वर्टिकली हिला सकते हो। ये सभी आपको करके दिखाते हैं। सिलेक्टेड है, मैंने टू क्या सेलेक्ट किया हुआ एंकर में, टू पैराग्राफ के साथ। तो सबसे पहला मैंने इसको किया, पैराग्राफ किधर आ गया, ठीक, अब इसी में ही सेंटर में चला गया। अब कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा, चला गया। ठीक, अब सपोज कीजिए मैं इसे यहाँ लेके आती हूँ, यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। टॉप ऊपर गया, नेक्स्ट इसमें मैंने किया मिडल में आया, और ये बॉटम, ये इसी एक पैराग्राफ पे काम कर रहा है क्योंकि हमने एंकरिंग पे यहाँ पैराग्राफ चूज़ किया हुआ है। अब मैं चूज़ करती हूँ टू करेक्टर, ठीक। अब मैं इसको, एक मिनट, इसको यहाँ ले आते हैं और इस ई के साथ ये जो एंकर है मैं इसको यहाँ ले आते हैं, मतलब ये यहीं आसपास रहेगा। देखिए ये आया, और फिर वही, अब ये करेक्टर पे काम करेगा। अब मैंने इसे किया लेफ़्ट, तो करेक्टर के लेफ़्ट में आ गया। इसको किया करेक्टर के सेंटर में आया, मैंने किया करेक्टर के राइट में आया। ऐसे ही इसी करेक्टर के ये टॉप पर आएगा, इसी करेक्टर के मिडल में आएगा, और इसी करेक्टर के बॉटम में आएगा। ठीक, तो ये एंकरिंग होती है आपकी, ये अलाइनमेंट्स के साथ काम करता है। हो गया ये। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट्स अभी आपको बता दी, डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है। आप इसके ऊपर जाओगे तो आपको 6 तरह की अलाइनमेंट्स मिलेगी। ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि अलाइनमेंट्स पहले कितने टाइप की होती हैं, 6 टाइप की होती हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और कर देंगे तो वो बोलेंगे कि डैश हॉरिजेंटल एंड डैश वर्टिकल, कितनी हॉरिजेंटल में होती है और कितनी सीधी होती है, कितनी टेढ़ी होती है ना। हॉरिजेंटल का मतलब लिटी हुई, वर्टिकल का मतलब सीधी खड़ी हुई। तो 3 ही हॉरिजेंटल में होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, लेफ़्ट, राइट और मिडल, और 3 वर्टिकल में होती है, टॉप, सेंटर और बॉटम। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट रैपिंग, ये वेरी लास्ट टॉपिक है वीडियो का। तो टेक्स्ट रैपिंग क्या होती है, जिसमें आप टेक्स्ट को इमेज के साथ रैप करते हो, मतलब इस हिसाब से करते हो कि इमेज भी दिखे और टेक्स्ट भी दिखे। ऐसी अलाइनमेंट्स होती हैं। तो 6 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं। जो सबसे पहली है वो रैप ऑफ से भी जानी जाती है और नन से भी। अभी आप देखोगे तो आपको यहाँ नन देखने को मिलेगा, पर रैप ऑफ का भी सेम ही मतलब है। सेकंड जो है वो पेज रैप या पैरेलल के नाम से जानी जाती है। थर्ड आपका ऑप्टिमल है। फोर्थ रैप लेफ्ट। फिफ्थ आपका रैप राइट, और आखिरी में है रैप थ्रू। रैप थ्रू ये सभी के सभी 6 के 6 आपको मैं करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये एक एक नंबर में आ जाते हैं, तो आपको मतलब पता होना चाहिए ताकि आप लिख सको। रैप ऑफ क्या करेगा, टेक्स्ट को प्लेस करेगा इमेज के ऊपर या नीचे, मतलब इमेज आपकी सेंटर में आ जाएगी और ऊपर कुछ लिखा होगा और नीचे कुछ लिखा होगा, इमेज के साथ कुछ नहीं लिखा होगा। पेज रैप में क्या करेगा, टेक्स्ट जो है वो फ्लो करेगा इमेज के साथ, और मूविंग एन इमेज विद रीअरेंज द टेक्स्ट ऑन द इमेज। जैसे आप इमेज को मूव करोगे तो टेक्स्ट भी वैसे वैसे अपने आप को अरेंज करेगा। ऑप्टिमल पेज रैप क्या होता है, ये अपने हिसाब से काम करता है, पर कैसे करेगा, अगर इफ़ द स्पेस बिटवीन इमेज एंड मार्जिन इज लेस देन 2 सेंटीमीटर देन टेक्स्ट विल नॉट बी प्लेस ऑन दैट साइड। अगर इमेज जो आपने इमेज ली है और जो मार्जिन होता है पेज का
वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो जो इमेज है उसके साइड में टेक्स्ट नहीं लिख के दिखाएगा, ये अपने हिसाब से काम करेगा। ठीक, रैप लेफ्ट में क्या होगा, जो टेक्स्ट है वो इमेज के लेफ्ट साइड आएगा, रैप राइट में जो टेक्स्ट है वो इमेज के राइट में आएगा। रैप थ्रू में क्या होगा, जो इमेज है उसके ऊपर से आपका टेक्स्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सारे अभी करते हैं। आप राइटर में जाएंगे, हमारे पास इमेज भी है और पैराग्राफ्स भी हैं, तो इमेज को यहीं रहने देते हैं। तो देखते हैं आप कैसे करेंगे। ये वाले हैं आपके टेक्स्ट रैपिंग, ये 6 टाइप होते हैं जो भी आपको मैंने बताया। सबसे पहले मैंने किया नन। नन ने क्या किया, नन में है ही यही चीज़ कि आपका जो डायग्राम से पता चल रहा है ना, ऊपर लिखा होगा, नीचे लिखा होगा, बीच में आपका डायग्राम आएगा। नेक्स्ट है आपका ये पैरेलल। पैरेलल में क्या हुआ, आपकी इमेज के हिसाब से काम हुआ। इसको बीच में रखते हैं, फिर आपको पता चलेगा। मैंने किया पैरेलल, देखिए इसने अरेंज कर दिया, कुछ भी कट नहीं रहा है, इमेज को देख के उन्होंने अपने आप को अरेंज कर लिया। ठीक, अगला है आपका ऑप्टिमल। ऑप्टिमल में बोला था कि मार्जिन और इस इमेज में अगर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस से कम है तो इसके यहाँ साइड में कोई भी लिखा हुआ नहीं आएगा, तो इसके साइड में आ गया। ऐसे ही ये भी सेम ऐसे ही काम करेगा। ये भी मूव नहीं कर रहा, अब करेगा। ठीक है, आफ्टर आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं आया, इमेज के बाद ही सब कुछ आएगा। ये वाला करेंगे तो इमेज के इधर सब कुछ आएगा। ठीक है, इधर नहीं आएगा। हो गया, ये वाला इधर चला गया। पता लग रहा है आपको डिफरेंस, आपने ये सेलेक्ट किया, ये डायग्राम जो बना हुआ है उसके हिसाब से ही काम कर रहा है। ये वाला किया तो इमेज के इधर आफ्टर आया। अब ये वाला है तो इसको देखिए, अब क्या हुआ, इमेज के पीछे से ही सब कुछ लिखा जा रहा है, मतलब सब मिस हो रहा है ना। तो ये क्या है, थ्रू, टपना। इमेज और टेक्स्ट को कोई लेना देना नहीं, वो अपना काम कर रहा है। तो ये आपके टेक्स्ट रैपिंग टूल्स हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके नेम से भी एक एक नंबर से आ सकते हैं और ऐसे प्रैक्टिकल भी आपको करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा था आपका। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारी यूनिट 1 का जो सेशन 2 है कंप्लीट हो जाता है। अब इसका 3rd सेशन जो है, नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिलेगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये वीडियोस हेल्पफुल हैं आपके प्रैक्टिकल के लिए। धन्यवाद।